बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो इंशाल्लाह हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 जो है, मतलब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की जो फर्स्ट पार्ट है, तो हम अभी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें तकरीबन 92 डिजीज़ है। तो हम एक एक डिजीज़ को मतलब अलग अलग पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो करेंगे तो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और वो हम एक एक पार्ट में एक एक डिजीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल के आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हुआ तो वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। उसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास क्या है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन टू रिव्यू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है उसकी, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जितनी भी उसकी जो एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर है और उसकी जो फिजियोलॉजी है, फंक्शन है, तो हम स्टडी करेंगे, मतलब रिव्यू करेंगे। डिस्कस द काज, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग जीआईटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो हम उनकी जितने भी डिजीज़ प्रेजेंट है तो हम उनकी काजेज़ भी बताएंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसकी जो मतलब किस वजह से और किस तरह ये डिजीज़ काज हुआ है, और उसकी साइन सिम्टम को भी हम देखेंगे, ठीक है। डिस्कस थर्ड नंबर, डिस्कस द डायग्नोस्टिक मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ बिलअप मेंशन डिसऑर्डर, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन है हुआ हमारे पास कि हम उनकी मेडिकल डायग्नोसिस और इसी तरीके से सर्जिकल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ केयर प्रोवाइड टू द क्लाइंट विद जीआईटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे हम नर्सिंग प्रोसेस को ऑल डिजीज से अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब का सब डिजीज में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डेवलप अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंस डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी, ठीक है। तो सब डिजीज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो पहला वाला डिजीज का स्टेटमेंट होगा तो वो मतलब चेंज होता जाएगा, और उसकी जो काजेज और सिम्टम होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो नीचे होते हैं नर्सिंग क्लासेस भी हम हर डिजीज़ पे अप्लाई करते हैं, तमाम डिजीज़ में, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको नर्सिंग प्रोसेस में अपना कमाल हासिल करना है। फिर उसके उस पे हम टीचिंग प्लान बनाएंगे। मतलब टीचिंग प्लान का मकसद यही है कि आप हॉस्पिटल साइड पे एक पेशेंट को, मतलब एक डिजीज़ के बारे में उनको एजुकेशन देना है, ठीक है। तो वो टीचिंग प्लान भी आपको बनाना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्टिव था ओवरव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या है कि जनरल एनाटॉमी है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। तो माउथ से लेके माउथ ओरल कैविटी हो गया इसी तरीके से टंग हो गया, और सलेवरी ग्लैंड, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ है। कैरोटिड ग्लैंड में, सब लिंगुअल ग्लैंड में, और इसी तरीके से सब मैंडिबुलर ग्लैंड में, ठीक है। फिर हमारे पास फेरिंक्स, स्टोमक, पैंक्रियाज, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी तरीके से सब चीज़ें हम बारी बारी एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप उसको देखें, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, ठीक है। तो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनाटॉमी जस्ट क्या है कि एनाटॉमी हमारे पास जब हम एक स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्लाइड वाला क्या कह रहा है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एक्सेसरी आर्गन, ठीक है। तो हमारे पास जो जीआईटी ट्रैक होते हैं वो कंपोज होते हैं मुख्तलिफ किस्म के से एक्सेसरी आर्गन पे, ठीक है। द जीआईटी ट्रैक इंक्लूड द माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है कि ये हमारे पास एक्सेसरी आर्गन होते हैं, ठीक है। मतलब ये आर्गन जीआईटी ट्रैक में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक्सेसरी आर्गन इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो फिर इस वजह मतलब इस जगह ये क्वेश्चन एराइज होता है कि एसेसरी आर्गन उसको क्या नाम, क्यों उनको एसेसरी का नाम दिया है। तो मकसद इसका यही है कि एसेसरी आर्गन वो आर्गन होते हैं जो कि
आपके लिए कोई सिस्टम के लिए क्या हेल्पफुल हो। फॉर एग्जांपल अगर सलेवरी ग्लैंड ना हो तो फिर सलेवा प्रोडक्शन ना हो, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन ना हो, ठीक है। फिर इसी तरीके से पेंक्रियाज से लाइपेज और प्रोटीज ये सब चीज़ें वो सिक्रीट करता है, लेकिन जब अगर ये ना हो तो फिर तो प्रोटीन और लिपिड की डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसीलिए उसको नेसेसरी आर्गन, नेसेसरी का मतलब ये कि ये मतलब हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी का मकसद है कि जब हम एक स्ट्रक्चर के फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब हमने जीआईटी सब पढ़ा कि माउथ, फेरेंक्स, लैरिंक्स और इसी तरीके से एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब ये हमने तो पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन उसको फंक्शन कैसे कराएं, मतलब जब हम बोलस अपने मुंह में डालते हैं तो वो किसी तरीके से उससे एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से म्यूकस, उसको में कौन कौन से ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हम सब फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ विद द मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। तो हमारे पास हमारे मुंह में एंजाइम जो कि एमाइलेज के नाम से, ठीक है, तो वो एंजाइम में क्या कराते हैं, वो एंजाइमेटिक एक्शन होगा फूड पे। और जो हमारा टीट होते हैं वो हमारे पास मैकेनिकल एक्ट कराते हैं और च्यूइंग और ग्राइंडिंग ये सब चीज़ें कराते हैं, ठीक है। द एसोफेगस मूव food to the stomach with the help of muscular contraction called peristalsis, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो पेरिस्टालिस प्रोसेस होते हैं, मतलब हमारे एसोफेगस में का सर्कुलर और लैग्निट्यूडनल मसल होते हैं, ठीक है। तो वो मसल सर्कुलर और लैग्निट्यूडनल इसी वजह से है कि हमारे एसोफेगस को कंट्रैक्शन, जब सर्कुलर कंट्रैक्ट होगा तो लैग्निट्यूडनल रिलैक्स होगा, तो इसी तरीके से वो बोलस आगे जाता है, ठीक है, स्टमक की तरफ। Stomach acid, an enzyme further break down food into a semi liquid called chyme, ठीक है। जो हमारे स्टमक में मुख्तलिफ किस्म के गेस्ट्रेन और उसी तरीके से हमारे पास पेप्सिन ये सब एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारी स्टमक में। तो फिर वो क्या कि जो फूड आया था तो वो उसको सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। और मोस्ट प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस जो है वो फिर ड्यूडिनम के जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पार्ट है ड्यूडिनम, उसमें अंदर हो जाते हैं। फिर ड्यूडिनम में हमारे पास गॉल ब्लैडर से उस पे बाइल प्रोड्यूस होते हैं और फिर फर्दर उसकी प्रोटीन डाइजेशन हो इसी तरीके से ड्यूडिनम, जेजुनम और इसी तरह इलियम, और ये ऐसे उसकी एब्जॉर्प्शन होती जाती है, ठीक है। और वो उसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती जा रही है, ठीक है। फिर द पेंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमारे पास हमने पहले भी बताया कि पेंक्रियास हमारे पास एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज ये सब एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो हेल्प देते हैं। लाइपेज हमारे पास लिपिड में लिपिड की ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीएज प्रोटीन की और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। द लिवर प्रोड्यूस बाइल विच एड इन पेट डाइजेशन, ठीक है। तो हमने बताया कि लिवर हमारे पास पेट को मतलब किया कि बाइल को प्रोड्यूस कराते हैं और वो गॉलब्लैडर में स्टोर करते हैं। फिर जब हम फूड खाते हैं और उसमें फूड में फैट प्रेजेंट होते हैं तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, समझ गए ना। फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कराते हैं कि वो एब्जॉर्ब कराते हैं वो न्यूट्रिशन ब्लड से, ठीक है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कराते हैं कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड स्ट्रीम में क्या करा देते हैं, जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो फिर उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं और सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और फिर पोर्टल सर्कुलेशन में वो लिवर में जाता है, लिवर में वो फिल्ट्रेट होते हैं और लिवर से फिर आके हार्ट में प्रेजेंट हो जाती है, प्रेजेंट मतलब अंदर हो जाती है, ठीक है। The large intestine absorb water and electrolytes and eliminate waste through the rectum and anus, ठीक है। तो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन यही है कि हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो पीसेस सा बना हुआ है ना, तो उससे
वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सब चीज़ें वो एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर जो बाकी मतलब थोड़ा ड्राइनेस आप बोलस या पीसेस होते हैं तो वो पुश होके थ्रू द रेक्टम और एनस वो निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास डाइजेस्टिव हॉल स्ट्रक्चर है, तो ये आप खुद देखें, ठीक है। फिर हमारे पास जो हमने माउथ से एसोफेगस तक जितने भी हमारे पास डिसऑर्डर होते हैं वो हमारे पास इसमें आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्या कि स्टोमाटाइटिस आते हैं, ठीक है, जो ओरल क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन, ठीक है। फिर हमारे पास ओरल कैंसर आते हैं जो कि ये भी हमारे पास माउथ में होते हैं, लेकिन उसकी क्या हो जाती है जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, हमारे पास क्या डैमेज सेल की, ठीक है, जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए सेल की उनको फिर ओरल, अगर ओरल में हो तो वो ओरल कैंसर समझ मतलब कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास सेलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर हो तो सेलेवरी ग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर अंदर भी है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम अच्छा से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर जाए, ठीक है, क्योंकि मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ तो हम बुक से आपको पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने पहले उससे बुक देख लिया है, और बाद में मैं आपको मतलब क्या कि नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ तो आप अपने लिए ये पॉइंट नोट कर ले, ठीक है। गेस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर हो गया, तो फिर ये डिजीज जो कि हमारे पास टू स्पेंचर होते हैं, एक अपर स्पेंचर होते हैं लरेंजो एसोफेजियल स्पेंचर, और इस तरीके से गेस्ट्रो एसोफेजियल स्पेंचर होते हैं। जब हमारे पास गेस्ट्रो एसोफेजियल स्पेंचर लूज हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, तो फिर फूड की कंटेंट माउथ में आ जाती है, तो फिर हमारे पास उसको हम गेस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हेटल हर्निया हो गया, तो हेट हेटस हर्निया ये हमारे पास भी अ, एक वॉल्वेटेड पोर्शन हो जाती है, जब स्टमक मतलब स्टमक तो डायफ्राम के नीचे होते हैं, जब वो डायफ्राम के ऊपर चले जाते हैं, फिर इसमें भी दो टाइप से, एक वो स्लाइडिंग हर्निया है, और जो दूसरा है और फेरा सुफिजियल हर्निया है। ये सब हम बारी बारी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप हमारी साथ रहिए। फिर हमारे पास एक्लेशिया है, फिर डाइवर्टिकुलम है, एसोफिजियल कैंसर हो गया, ठीक है। तो सब एक एक हम पढ़ेंगे, और इस एक एक पे हम क्या वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ रहिए, और हैं हम सीरीज में 1 2 3 पे हम डिजीज को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो स्टोमेटाइटिस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड एसोफेगस, और ये हमारे पास ये जो 8 डिजीज हमने बताए वो हमारे पास माउथ से लेके एसोफेगस तक ये 8 डिजीज कंप्लीट होंगे, ठीक है। स्टोमेटाइटिस क्या है कि स्टोमेटाइटिस ये वर्ड्स आप अगर कंसेप्चुअल देखें ना, तो वो क्या होंगे कि वो बताती है कि स्टोमाटाइटिस हमारे पास स्टोमा मीन म्यूकस मेम्ब्रेन, और एटाइटिस मीन एटाइटिस मीन का मतलब ये है कि इन्फ्लामेशन। जब एटाइटिस जिस जगह पे भी आया हो तो आपका मकसद इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। तो जब डिफिनीशन को देखें कि इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, ठीक है, जब माउथ में म्यूकस मेम्ब्रेन जब इन्फ्लामेशन हो जाते हैं तो उनको हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। It may be due to a local lesions in the mouth, infection, nutritional deficiency, chemotherapy, immune suppression, or a future of a systemic disease, ठीक है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ फैक्टर से ये इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं तो उसमें मतलब लोकल लीशन का मतलब ये है कि जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ना माउथ में, तो उसको जो इन्फेक्शन हो जाती है, और फिर उसको न्यूट्रिशन या उसी तरीके से सही हाइजीन उसको प्रोवाइड ना किया जाए, या उसको कोई भी इम्यूनियम मतलब उसको हम जब ये तो कीमोथेरेपी से भी सोमाटाइटिस हो जाती है, या एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी इम्यूनियम सप्रेस हो मतलब उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, ठीक है, तो फिर उसको भी हमारे पास क्या हो जाती है, सोमाटाइटिस हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास स्टोमाटाइटिस अदर जो एग्जांपल मतलब डिफिनीशन उसने बताया है कि स्टोमाटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसल टिश्यू, ये आप याद रखें, ऑफ द माउथ, ठीक है, जब माउथ की ओरल म्यूकोसल टिश्यू, सारा बॉडी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आर्गन और इसी तरह आर्गन भी
के टिश्यू सेल, ये सब चीज़ों से हमारे पास मतलब एक सेल जब बनाए ना, तो जब कम्बिनेशन ऑफ सेल हो जाते हैं तो उनको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ओरल में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू बने हुए हैं, तो उस टिश्यू की जब इन्फ्लामेशन हो जाते हैं तो उनको हम स्टोमाटाइटिस कहते हैं। और इसकी जो जनरल लोकेशन है वो हमारे पास क्या है कि उस इनर चीक में होगा, चीक बोन जो कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास टंग, लिप्स, थ्रोट, गम, ये सब चीज़ों में ये हो सकती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ओरल में, तो ओरल में तो बहुत ज़्यादा रीजन होते हैं, ठीक है, चीक भी होते हैं, और टंग में, टंग के इर्द गिर्द भी हो सकती है ये स्टोमाटाइटिस। ये लिप्स के आउटर बॉर्डर पे भी हो सकती है। इसी तरीके से थ्रोट जो गले में भी हो सकती है, और गम में भी हो सकती है, ठीक है। आपने पढ़ा ना, आप समझ गए ना। फिर हमारे पास उसकी जो मैनिफेस्टेशन हो गया, तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि उसकी जो साइन सिम्टम होते हैं, ठीक है। तो फिर साइन सिम्टम, स्वेलिंग तो लाजिम होगा। आप अगर कह दें कि जब एक स्टोमाटाइड म्यूकस मेम्ब्रेन इम्प्लाम होगा, तो स्वेलिंग तो लाजिम होगा। ये उसकी किया, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये चीज़ मतलब उसकी जो माउथ है तो मटाइटिस होगा, तो फिर वो स्वेल भी होगा। फिर उसकी अल्सरेशन को देखेंगे। अल्सरेशन का मतलब ये है कि जब जो टॉप लेयर होते हैं ना माउथ के, जो म्यूकस मेम्ब्रेन हम कहते हैं, ठीक है, जब उसमें कोई भी रेडनेस आ जाते हैं, या उसमें कोई भी ऐसा लीशंस आ जाते हैं, मतलब इंजर्स जगह आ जाते हैं, तो वो भी अल्सरेशन भी लाजिम होगा, ठीक है। फिर हमारे पास ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग लाजिम इसीलिए होगा कि उस जगह पे हमारे पास ब्लड, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उस स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल से क्या हो जाती है, जब वो अल्सर होगा, तो वो क्या, वो इंजर होगा, वो काट होगा, फिर उससे ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। इनएबिलिटी टू चीविंग, ठीक है, तो वो इनएबिलिटी, उसमें एबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, कि वो चीविंग करा दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ठीक है। चीविंग नहीं कराती, ये भी हमारे पास एक साइन हो गया। फिर हमारे एक्सेसिव सलावेशन भी हमारे पास स्टोमाटाइटिस के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक पर्सन की सलावेशन ज़्यादा हो जाती है, ये इसीलिए ज़्यादा होती है कि वो कोई भी फूड वगैरह तो नहीं लेते। जब वो फूड लेते हैं तो जो जो भी सलेवा हो वो प्रोडक्ट कराते हैं, पैदा कराते, वो फूड के ज़रिए स्टमक में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो वो फूड नहीं खाते, तो इसीलिए उसकी सिलेब्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है। फिर हेलोटस हो हेलोटोसिस हो गया, तो ये भी आप टर्मिनोलॉजी याद रखें इस चीज़ के लिए। ये हमारे पास क्या है कि बेड ब्रीथ को हम हेलोटोसिस कहते हैं, और ये हमारे पास सोमाटाइटिस के मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, कि माउथ से बेड बदबू आ जाती है, ठीक है, मतलब बेड स्मेल भी हम कहते हैं। लेकिन आप याद रखें कि बेड ब्रीथ, ठीक है, जब वो ब्रीथ करते हैं ना, एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेशन करते हैं, तो उसमें वो बेड बेड सा ब्रीथ आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास सोर माउथ होगा। सोर माउथ का, सोर का मतलब ये है कि जब एक चीज़ को मतलब ऐसा जख्म हो जाए, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी इसी तरीके से कोई जख्म आ जाते हैं, तो उनको हम सोर माउथ कहते हैं। फिर हमारे पास बेड स्मेल होगा, तो ये भी आप याद रखें कि बेड स्मेल भी हमारे पास स्टोमाटाइटिस की वजह से हो सकती है, क्योंकि आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन आएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि सोमाटाइटिस का मैनिफेस्टेशन क्या है, डाइवर्टिकुलम का मैनिफेस्टेशन क्या है, कि ठीक है, तो आपने ये चीज़ें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अफेन आर्टिकल पढ़े ना, ओरल कैविटी, अदर पोटेंशियल सिम्टम may include malicious fever एंड डिफ़िकल्टी ईटिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो अदर इंक्लूड होते हैं पोटेंशियल सिम्टम, जो कि हो सकती है, उसमें हमारे पास प्योर भी आ जाते हैं। और इस तरीके से मलेशिया का मतलब ये है कि वो अपने आप को क्या है कि वो बहुत ज़्यादा तकी तकी वो महसूस करेगा, ठीक है, सुस्त अपने आप को महसूस करेगा, और ड्रिंकिंग वगैरह भी वो नहीं करा सकते। फिर हमारे पास टोमाटाइटिस की क्या है कि काजिज़ है। काजिज़ हमारे पास क्या है कि 3 चीज़ों से वो मतलब इन्फेक्शन हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है। और वायरस में हमारे पास मीसल, प्राइमरी हर्पस सिम्प्लेक्स, तो हम प्राइमरी हर्पस सिम्प्लेक्स, ये हमारे पास 2 टाइप्स के क्या वायरस होते हैं। एक हमारे पास हर्पस सिम्प्लेक्स 1,
और हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस 2, ये ठीक है। तो ये जो 1 वाले हैं वो हमारे पास स्टोमाटाइटिस को काज करते हैं, मतलब हर्पस सिम्प्लेक्स 1 जो है वो हमारे पास माउथ में डिजीज काज करते हैं, ठीक है। और जो हम हाँ जो दूसरा वाला है वो हमारे पास डिजीज काज करने वाले हैं जेनिटल एरिया में, ठीक है। फिर हमारे पास बैक्टीरिया से भी काज होते हैं, तो बैक्टीरिया में वो स्टेप्टोकोकस और डिप्टीरिया ये सब चीज़ों से काज हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास फंगस से तो कंडीडिया अल्ब्यूकैन जो है हमारे पास एक फंगस है, तो उससे भी हमारे पास क्या स्टोमाटाइटिस काज हो सकती है, ठीक है। ड्रग्स एंड पॉइजन्स ये भी इससे भी हमारे पास हो सकती है, काज हो सकती है। तो ये सब काजेज है कीमोथेरेपी से। अगर कोई भी हम कीमोथेरेपी फॉर एग्जाम्पल हम कैंसर वगैरह ये सब चीज़ों को ट्रीट कर लेते हैं, या हम बार बार एक्सरे निकालते हैं, तो एक्सरे में हमारे पास केमिकल रेडिएशन होते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन रेडियोथेरेपी की वजह से मतलब ये रेडिएशन आ जाती है और हमारी अंदर की जो डीएनए होते हैं, तो डीएनए में बहुत आसानी से रेडिएशन और कीमोथेरेपी ये सब चीज़ों से बहुत आसानी से हमारे जीन में म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से भी टोमेटोस हो सकती है। लोकल इरिटेशन सच इज टोबैको अल्कोहल, मतलब अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो टोबैको यूज़ कर रहा हो, ठीक है, तो उसको भी या ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करा रहा हो, तो इसकी वजह से माउथ को इरिटेशन काज होगा। लोकल रिएक्शन का मतलब यही है कि अगर हम कोई भी मतलब फूड वगैरह, गर्म फूड वगैरह या गर्म टी वगैरह, ये सब चीज़ों से जब हम एकदम कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो ओरल म्यूकोसा है तो वो भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए हमारे पास काजेस हो गए, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज ऑफ ओरल इन्फ्लामेशन। तो वो हमारे पास जो स्टोमाटाइटिस है उसकी फर्दर मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, जो कि पहला टाइप हमारे पास हर्पेटिक स्टोमाटाइटिस, उसको हम दूसरा नाम कूल सोर भी कहते हैं, ठीक है। दैट दिस टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस इज caused by the herpes simplex वायरस, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया कि herpes simplex वायरस 1 जो है वो हमारे पास माउथ में herpetic stomatitis को काज करती है, ठीक है। It causes painful blister and sores that can spread to the lips and surrounding area, ठीक है। तो फिर वो पेनफुल ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब है कि ऐसा दाना सा वो बना देगा, और फिर वो तोड़ जब वो तोड़ेगा तो फिर उसको उस जगह को एक सोर बन जाएगा। पहले ब्लिस्टर होगा, मतलब उसका यही है कि पहले इसी तरीके से ब्लिस्टर होगा, फिर जब वो डिजीज मतलब वो ब्रेक हो जाएगा तो वो इसी तरीके से एक जख्म प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और वो स्प्रेड होते हैं हमारे माउथ के इर्द गिर्द, ठीक है। हार्पस सिम्प्लेक्स टमाटाइटिस कूल सॉस भी कहते हैं, प्योर भी कहते हैं। इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि जब एक पर्सन रात को सोते हैं और सुबह क्या हो जाते हैं, जब वेकअप होते हैं ना, तो उसकी माउथ के साइड पे कोई भी इसी तरीके से सोर्स नज़र आ जाएगा, ठीक है, जख्म सा आ जाए नज़र आ जाएगा, तो उनको हम ये किस वजह से ये स्टोमाटाइटिस हुआ है, लेकिन हार्पस सिम्प्लेक्स टोमाटाइटिस उनको हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है। इट इज कॉज एक्सट्रीमली कॉमन वायरल इन्फेक्शन दैट प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक ब्लेस्टर कॉमनली कॉल्ड कुल्सू एंड प्योर ब्लेस्टर, ठीक है। तो उनको हम प्योर ब्लेस्टर की कहते हैं, और ये काज होते हैं, ये हमारे पास वायरल इन्फेक्शन हो गया, हमने ब्लेस्टर की आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है। इट इज कॉज बाय द हार्पस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, ठीक है। ये आप याद रखें, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। और ये हमारे पास ये फैक्टर जो है वो हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट, फूड एलर्जी, इमोशनल स्ट्रेस और ऑनसेट ऑफ इंस्योरेशन, ठीक है। तो ये उसने कंडीशन बताया हुआ है कि जब हमारा बॉडी मतलब इस कंडीशन में वो सरवाइव कराते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोजर सनलाइट में हो, ठीक है, या फूड एलर्जी, इसी तरीके से म्यूटेशन इमोशनल जो है, या कोई भी मिस्चुरेशन काज हो, तो उनको ये वायरस आसानी से इन्फेक्शन काज कराती है, ठीक है। द वायरस is
harbored in a dominant inactive state by cell in the sensory nerve ganglion, ठीक है। तो फिर जब वो बॉडी के अंदर चला, मतलब जब वो बॉडी के अंदर चला जाएगा तो हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तो ये एक्टिव होगा, लेकिन हम इनएक्टिव उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर जब वो हमारे पास रिएक्टिवेशन ऑफ वायरस कैन अकर विद इमोशनल स्ट्रेस फ्यूर एक्सपोजर टू द कूल एंड अल्ट्रा वर्ल्ड, उसका मकसद यही है कि जब हमारा बॉडी में तो हर्पस स्टोमेटाइटिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 तो अंदर हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारा बॉडी इस वक्त कोई भी इमोशनल एंजाइटी, फूड एलर्जी या मेंस्ट्रुएशन की डिसेबिलिटी, इसी तरीके से कोई भी टेंशन वगैरह या प्योर में मुब्तला नहीं है, तो उस वक्त पे ये रिसेसिव होते हैं, एक्टिव है लेकिन हम इनएक्टिव कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि फिर दोबारा जब हमारी बॉडी और मतलब या तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट से आमने सामने हो जाती है, या इमोशनल स्ट्रेस प्योर वगैरह से जब ये हमारा बॉडी एक्सपोज होता है ना, तो फिर ये वायरस जो है वो रिएक्टिवेट होते हैं, मतलब पहले से एक्टिवेट हुआ था जब वो बॉडी में अंदर अंदर लेके जाते हैं, लेकिन हमारा बॉडी कम इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था उस वक्त, तो वो इनएक्टिव रह गया, मतलब एक्टिव था लेकिन हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं देता था, क्यों, उसी वजह से हम इनएक्टिव कहते हैं। फिर हमारे बॉडी में जब उसको एनवायरनमेंट मिल गया, तो वो डायरेक्ट रिएक्टिव होके हमारा बॉडी को स्टोमेटाइटिस का हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये पैथोफिजियोलॉजी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब पॉइंट ये पैथोफिजियोलॉजी है कि किस वजह से और किसी तरीके से काज हुआ। द लीशन अफेयर मोर कॉमन ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन बॉर्डर जंक्शन ऑफ द लेफ्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल विच erupted from painful shallow ulcer, ठीक है। तो हमारे पास ये ज़्यादातर किस जगह पे ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन में, हाँ, बॉर्डर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं ना माउथ के, तो उस पे भी अफेयर होते हैं और वो स्मॉल वेसिकल के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉल वेसिकल फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। और फिर वो एरप होते हैं, मतलब तोड़ जाते हैं, और फिर वो एक अल्सर को प्रोड्यूस कर लेते हैं, हमने पहले भी आपको बताया, ठीक है, कि वो पहला दाना सा होता है, फिर वो कन्वर्ट होके एक जहम सा बन जाती है। वेसिकल फॉर्मेशन में द बी सिंगल आर क्लस्टर, तो वो जहम वो ब्लस्टर वो हमारे पास सिंगल भी हो सकती है और क्लस्टर भी हो सकती है। पेनफुल वेसिकल एंड अल्सरेशन ऑफ माउथ लेस आर इट्स आर नो, ठीक है। तो हमारे पास अल्सरेशन कास होते हैं, उसकी जगह उसने बताई है कि ये बहुत पेनफुल वेसिकल होते हैं जब वो प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल माउथ, लिप्स और नोज की एयर केयर, ठीक है। may have prodromal itching or burning, fever, Malaysia, lymphadenopathy में occur, ठीक है। तो हमारे पास ये टू वर्ड्स है जो कि प्रोड्रोमल पीरियड वो पीरियड होते हैं जब एक डिजीज या एक स्टोमाटाइटिस आपको होने जा रहा है, मतलब इनिशियल जो सिम्टम उसके होते हैं, जब वो इनिशियल सिम्टम अफेयर हो जाए, फॉर एग्जांपल वो इचिंग कराते हैं, वो कोई बर्निंग या इसी तरीके से कोई भी डिसकम्फर्टेबिलिटी आपको फील हुआ, तो ये हमारे पास इनिशियल सिम्टम आपको शो हुआ। फिर जब वो फुल ब्लिस्टर वगैरह ये सब मतलब प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, सोर माउथ हो गया, ठीक है, तो फिर आपको पता चला रैशेस आ जाती है, तो ये तो हमारे पास प्रोड्रोमल पीरियड वो पीरियड होता है जब हमारे पास इनिशियल कंटेक्ट से लेके हमारे पास डेवलपमेंटल ब्लिस्टर तक, ठीक है, जितने भी टाइम होते हैं तो उनको हम प्रोड्रोमल टाइम कहते हैं, समझ गया। फिर हमारे पास लिम्फेडोपेनोपैथी क्या है कि अ डिजीज अफेक्टिंग द लिम्फ नोड, जब हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम की जो नोड होते हैं वो एनलार्जमेंट आ जाती है, तो ये भी हमारे पास इफेक्ट कराते हैं लिम्फ नोड पे, ठीक है, ये वायरस। फिर हमारे पास उसकी सेकंड टाइप्स जो है हमारा एम्पेटस स्टोमेटाइटिस है, तो कैंकर, उसको हम कैंसर स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं, जी उसके लिए याद रखें। This is a common type of stomatitis that cause painful shallow ulcer in a mouth. The exact cause is unknown, but it thought to be the related to stress, immune system dysfunction, and nutritional deficiency.
ठीक है। तो हमारे पास एम्पथस स्टोमाटाइटिस कैंसर स्टोमाटाइटिस को हम कहते हैं। और ये हमारे पास उसकी काजिस का मतलब है कि वो शालो अल्सर सा माउथ में बन जाते हैं, लेकिन उसकी कोई भी स्पेसिफिक काज नहीं होता। ठीक है। तो हमने सो पहला जो टाइप्स पढ़ा था कि हर्पस स्टोमाटाइटिस, तो उसकी मेन काजिस था कि वो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस से काज होते हैं। लेकिन जो एक्टोमस स्टोमाटाइटिस है तो उसकी कोई भी एग्जैक्ट काज नहीं है। तो ये भी आप याद रखें कि वो खुद आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और फिर अब वो खुद ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखें, तो ये वो मतलब खुद बहुत आते हैं और जाते हैं। ठीक है। उस वो सिंपल जो उसने मतलब साइन सिम्टम वो बता दिए कि हमारे पास डिस्फंक्शन ऑफ या न्यूट्रिशन की कमी से हो सकती है, या इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे पास एक्टोमस स्टोमाटाइटिस हो सकती है। ठीक है। फिर हमारे पास एक्टोमस स्टोमाटाइटिस कैंसर से इसका इट इज़ रिकरेंट, उसको रिकरेंट का मतलब ये है कि वो आ जाती है इन क्रोनिक फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन सेकेंडरी टू सिस्टमिक डिजीज, ट्रामा, स्ट्रेस और अननोन काज। ठीक है। तो हमारे पास ये रिकरण होते हैं। ठीक है। सॉरी, हमने पहले भी बताया कि ये रिकरण होते हैं, मतलब वो खुद आते हैं और खुद जाते हैं। ठीक है। उसकी जो एग्जिट काज नहीं होते। सेल्फ लिमिटेड, दे usually resolve within a few weeks, but they may recover in the same different location। ये हमने बताया। It produce will circumscribe ulcer on the soft tissue, ठीक है, of the mouth including lips, tongues, inside of the cheek, pharynx and esophagus। ठीक है। तो हमारे पास इर्द गिर्द के माउथ ये हमारे पास अल्सर जब काज हो जाती है तो ये हमारे पास अब तक स्टोमाटाइटिस होगा। ठीक है। There are painful small ulceration on the oral mucosa heal about। तो ये भी आप याद रखें कि उसकी जो हीलिंग की ड्यूरेशन होती है तो वो 1 वीक से मतलब 3rd वीक तक हो सकती है। ठीक है। तो इसने एक रेंज दिया हुआ है, तो ये भी याद रखें। फिर हमारे पास फेम्फिंजम वाल्गेरस जो है वो हमारे पास वो भी एक टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस है। Third type की autoimmune condition that cause blistering in the mouth and other mucosal membrane of the body। जब हमारी बॉडी खुद एक मतलब क्या ब्लिस्टर को बन जाना शुरू किया जाए। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो गया। ठीक है। ये जो आप देखते हैं ये ब्लिस्टर जब वो खुद ऑटो इम्यून सिस्टम से खुद हो जाती है और फिर क्या हो जाती है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसको हम फनफिंजियम वाल्गेरस कहते हैं। फिर हमारे पास एंगुलर चिलाइटिस होते हैं। दिस टाइप्स ऑफ सोमाटाइटिस दैट इफेक्ट द कॉर्नर ऑफ द माउथ। तो ये आप याद रखिए कि कॉर्नर ऑफ द माउथ वो कौन सी टाइप्स ऑफ सोमाटाइटिस काज करते हैं, तो हमारे पास एंगुलर चिलाइटिस होते हैं। ठीक है। इट काज फंगल, तो ये भी आप रखिए कि ये फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है। इसकी वजह से वो रेडनेस वगैरह ये सब आ जाती है। ठीक है। फिर हमारे पास उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्राइगर बाय डायरेक्ट डैमेज टू द ओरल म्यूकोसा एज वेल एज बाय द इम्यून रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल वायरल पैथोजन। ठीक है। हमारे माउथ को जब हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स किया जाए ना, फॉर एग्जांपल एक वायरस आगे हमारे बॉडी में एज अ पैथोजन अंदर हो गया, ये पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी का मकसद यही है कि ये उसकी जो डिजीज का हुआ है तो वो आपकी फंक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये आप याद रखें। ठीक है। इम्प्लामेटरी जब हमारे बॉडी में क्या हो जाती है कि इम्प्लामेटरी रिस्पांस आ जाती है, किसकी वजह से कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में अंदर जाके और हमारे इम्यून सिस्टम उसको रिस्पांस ना किया जाए। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या हो जाते हैं, लीड टू अ रिलीज साइटोकाइनेसिस, कीमोकाइनेसिस एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है। तो हमारे बॉडी ये सब चीज़ें रिलीज करते हैं और आ जाते हैं जिस जगह पे बैक्टीरियल या वायरल पैथोजन वो अटैक किया हो डायरेक्ट। ठीक है। तो उस जगह इन्फ्लामेशन तो हुआ। ठीक है। और ये एज अ हेल्पर बन गया, ये सब चीज़ें एज अ हेल्पर बन गया इसके लिए। ठीक है।
Stomatitis the local immune response and cause the टिश्यू डैमेज। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाती है कि इस स्टोमाटाइटिस की जो लोकल इम्यून सिस्टम होता है ना, तो वो रिस्पांस नहीं करता, तो उसी वजह से टिश्यू को डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के साइनस सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं कि मतलब एरिथीमिया, रेडनेस हो जाती है। एरिथीमिया हम हमारे पास जब रेड ब्लड सेल आ जाते हैं एक जगह पे और उस जगह को रेड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस जगह पे इन्फेक्शन होते हैं तो उस जगह में लाजिम आके मतलब ब्लड वगैरह ये सब चीज़ें जमा हो जाती है। फिर एडिमा भी होगा, स्वेलिंग आपका जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होगा। फिर इसी तरीके से ये सम अल्सरेशन भी होगा एंड आर ओरल म्यूकोसा भी डैमेज होगा। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी का मकसद ये है कि जब हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन वायरल पैथोजन आ जाते हैं और हमारी बॉडी को डायरेक्ट अटैक किया जाता है। ठीक है, फिर उसकी हेल्प देने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम वगैरह ये सब केमिकल रिलीज होते हैं। ठीक है, स्पीशीज से, और स्पीशीज के साथ क्या हो जाते हैं कि रेक कराते हैं। इसी तरीके से हमारा बॉडी जब रिस्पांस को क्या कराते हैं, स्टिमुलेट कराते हैं लोकल जगह पे, तो फिर जब हमारा बॉडी की मतलब एक लोकेशन पे उसकी रिस्पांस ट्राइगर हो गया। ठीक है, हाई हो गया, तो इस जगह पे एक फाइटिंग सा शुरू हो जाती है। इसी वजह से एरेथीमिया, एडेमा और अल्सरेशन ये सब चीज़ें काज होती है। ठीक है, फिर उसकी डायग्नोसिस क्या है कि हेल्थ हिस्ट्री हम लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, उसकी वजह से हम उनकी मतलब डिजीज़ को फाइंड आउट कराते हैं और हाँ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में इंक्लूड लेबोरेटरी टेस्ट सच एज अ कंप्लीट ब्लड काउंट, वायरल कल्चरल, तो हम उनकी ब्लड कल्चर भी कर मतलब वायरल कल्चर भी करेंगे। A biopsy of the affected tissue may also necessary in some cases, हम उनसे टिश्यू लेके लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हम क्या कर देंगे बायो। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्नोसिस हो गया। मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक और एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं जो कि इन्फेक्शियस स्टोमाटाइटिस के लिए। इम्यूनियम सप्रेशन मेडिकेशन फॉर एटोइम्यूनियस स्टोमाटाइटिस। एटोइम्यूनियस स्टोमाटाइटिस कौन सा स्टोमाटाइटिस था, ये हमारे पास एप्टोस्टोमाटाइटिस था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जब एप्टोस्टोमाटाइटिस होगा तो उनको हम इम्यूनियम सप्रेशन देंगे। ठीक है, पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी सच एज टॉपिकल और सिस्टेमिक एलर्जेसिक में आल्सो बी यूज टू मैनेज सिम्टम। ठीक है, तो हम पेन के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जेसिक वगैरह ये सब चीज़ यूज़ करते हैं ताकि उसकी पेन को रिलीफ मिल जाए। फिर हमारे पास सेल्फ केयर स्ट्रेटजी, सेल्फ केयर लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अवॉइड करेंगे। ठीक है, अवॉइडिंग स्पाइसी एसिडिक फूड, ये हम नहीं खाएंगे। ठीक है, इससे भी माउथ के अल्सर वगैरह हो सकती हैं। यूजिंग अ सॉफ्ट ब्लेस्टेड टूथब्रश टू क्लीन टीथ में भी हेल्प हो। ठीक है, तो हम ऐसा ब्रश यूज़ करना है कि वो कोई ख़राब ना हो। ठीक है, उसकी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ब्रश होती है। Rinsing the mouth with salt water or using antiseptic mouthwash may be helpful relief symptom। ठीक है, जब एक पर्सन को टोमेटाइटिस हो गया है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो अपने माउथ को कोई किया कि नमक वगैरह पानी में डाल के माउथ में उसको वॉश किया जाए या माउथ वॉश को यूज़ किया जाए एज अ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब ये है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उसमें मौजूद होंगे तो वो उससे साफ हो जाती है। तो हमारा सर्जिकल इंटरवेंशन क्या है कि मे बी नेसेसरी फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस सच एज व्हेन lesion in the mouth can cause the cancerous growth, surgical removal of portion of mouth and or other oral structure may be necessary to prevent to spread of cancer। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जिकल इंटरवेंशन यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ काज हुआ है ना, तो उस जगह अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कैंसर सेल में वो कन्वर्ट होते हैं, तो फिर उस जगह को हम रिमूव कर लेते हैं थ्रू सर्जिकल। तो फिर ये हमारे पास क्या है कि नर्सिंग प्रोसेस शुरू हो गया।
तो ये हम आपको जिस पढ़ेंगे इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, आसान है। तो आप क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबी जा रही है, ठीक है। असेसमेंट क्या है कि हम असेसमेंट में उसको देखेंगे। obtain a detailed history, a health history from the patient including any recurrent medication change, medical condition or other contributing factor. Assess the patient oral cavity looking for sign of inflammation, ulceration, lesion, and note sign and bleeding, infectious and सिस्टमिक इलनेस, ठीक है। तो हम एक पेशेंट जब आ जाए तो उनकी हम हेल्थ हिस्ट्री फॉर्म देखेंगे। फिर इसके बाद उसको ये देखेंगे कि उसको उसने कोई भी मेडिकेशन तो यूज़ नहीं किया हो इसके लिए। फिर इसके बाद हम उनकी ओरल की एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो जब फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, कोई भी हमने ब्लेस्टर वगैरह इंजर वगैरह जगह देखा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। प्लानिंग में हम डेवलप इन a care plan addressing the identified need of the patient including pain management, oral hygiene, nutrition and systemic relief, ठीक है। तो हम फिर उसके लिए प्लानिंग बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ किस जगह, ऑन द बेसिस डायग्नोसिस बाद में आएगा, ठीक, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस थोड़ा लंबी है तो वो स्लाइड वाले ने आखिर में डाला है, ठीक है। तो फिर हम जब असेसमेंट होगा डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बेस में हम उनके लिए प्लानिंग बनाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन होगा तो इम्प्लीमेंटेशन और इंटरवेंशन हम क्या करेंगे, प्रोवाइड एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर आर केयर गिवर ऑन हाउ टू मैनेज सिम्टोमेटिक सोमाटाइटिस एट होम। हम कैसे सोमाटाइटिस को अपने घर में केयर कर सकते हैं, तो ये भी हम उनको बताते हैं, एजुकेशन देते हैं। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एज एलर्जिस्टिक एंटीवायरल एंड एंटीमाइक्रो, कोई भी वायरस से या माइक्रोब इसी तरह एंटी माइक्रोबल माइक्रोबियल या पेन वगैरह जब हो जाती है तो उनके लिए हम पेन मेडिकेशन एलर्जिस्टिक यूज़ करते हैं। असिस्ट विद ओरल हाइजीन मैयर सच एज प्रोवाइडिंग माउथ वॉश, ये भी हम यूज़ करना है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन implement dietary modification is appropriate, provide soft hand, soft blend and nutrients rich food, ठीक है। तो हाँ ये भी हम क्या उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। evaluation करेंगे, monitoring the patient is response to intervention, reassessing the client oral cavity regular for sign and recurrent improvement worsening। तो ये हम देखेंगे कि जो भी हमने नर्सिंग इंटरवेंशन उसके लिए किया तो उसकी इफेक्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, या अभी मजीद वर्सन होती जा रही है या ठीक हुआ है, ठीक है। evaluation the patient pain level, adjust pain management intervention as needed, measure the patient fluid and nutritional status, taking appropriate action to prevent dehydration and malnutrition, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के डिहाइड्रेशन वगैरह माल न्यूट्रिशन ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। assess for any complication prominently, provide intervention to prevent manage them, ठीक है। तो फिर हम उनकी कॉम्प्लिकेशन ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हमारे पास क्या होती है कि हम उनमें उनके लिए डायग्नोसिस बनाते हैं कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू ये इस चीज़ को देखिए, ये हमारे पास पी ई एस फॉर्मेट पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम हो गया, एग्जांपल मैं देता हूँ, ये सब चीज़ें ये सब आप पढ़े और इसमें खुद एग्जांपल और जवाब है, एक को दे के आप समझ हो जाएंगे, ठीक है। एक्यूट पेन हो गया, तो एक्यूट पेन ये आपका एक पर्सन का प्रॉब्लम है। तो एक्यूट पेन किस वजह से होगा, वो रिलेटेड टू, ठीक है। रिलेटेड का वर्ड जब आ जाते हैं फिर इसके बाद जो वो बता रही है, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन एंड अल्सर ऑफ माउथ, तो इन्फ्लेमेशन एंड अल्सर ऑफ माउथ की वजह से उनको एक्यूट पेन होगा। तो हमारे पास एथियोलॉजी मतलब काज उसने कंसिडर की, ठीक है। पर एविडेंस बाय वर्बल रिपोर्ट, जब वो आपको एविडेंस दे रहा हो मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा दे रहा हो, तो सब्जेक्टिव को हम सिम्टम डेटा कहते हैं और ये हमारे पास साइन और सिम्टम को एस जाहिर करता है, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम इसी तरीके से, तो ये सब इसी तरीके से है, ठीक है। एंजाइटी रिलेटेड, एंजाइटी हमारे पास प्रॉब्लम हो गया टू अननोन काज ऑफ स्टोमाटाइटिस एज एविडेंस, ठीक है। एंजाइटी हमारे पास प्रॉब्लम हो गया किस वजह से, कोई भी अननोन स्टोमाटाइटिस की काज इस वजह से, मतलब कोई एंजाइटी हमारे पास क्या है, एंजाइटी हमारे पास
एंजाइटी का कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता, ठीक है। ये हम ऐसा हम कहते हैं कि ये वहम होती है, ठीक है, फ्यूचर के लिए कि क्या होगा, ये हमारे साथ क्या होता है, ठीक है। तो ये जब हम ये सोचे करते हैं, सोच करते हैं, तो उनको हम एंजाइटी कहते हैं। तो ये रिलेटेड टू द स्टोमेटाइटिस अननोन काज, ठीक है। एज एविडेंस, एविडेंस मतलब उसकी जो साइंस सिम्टम है, तो वो रेस्टलेसनेस होगा और इरिटेबिलिटी होगा, उसमें गुस्सा होगा, फिर उसकी वर्बल रिपोर्ट, फीलिंग, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। रिस्क फॉर इम्बेलेंस न्यूट्रिशन, ये भी हमारे पास एक डायग्नोसिस बन जाती है। इसी तरह से एम्पर ओरल म्यूकोसल मेम्ब्रेन रिलेटेड टू टोमेटाइटिस या सिल्क केयर डिफिशिएंट, तो ये हमने बताई आपको, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं है, ये सब उसमें आपको बताती है। तो ये आप क्या कर लें कि अच्छी तरीके से पढ़े, ठीक है। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़।